राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार हम फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है और उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है उनमें आचार्य केशवदास, बिहारी, भूषण, घनानंद तथा सूर्यमल मिश्रा है। आज इस कक्षा में हम बातचीत करेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे आचार्य कवि केशवदास पर। छात्रों, रीतिकाल के जो कवि हैं उनमें हमने आपको बताया था कि रीतिकाल के जो कवि हैं रीतिबद्ध भी हैं और रीतिमुक्त भी है। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद है, बोध है, आलम है, ठाकुर है, इनका नाम लिया जा सकता है। रीतिबद्ध कवियों की अगर हम बात करें तो इसमें देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, पद्माकर आदि का नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर आज हम बातचीत करेंगे आचार्य केशवदास की। छात्रों, रीतिकालीन कवियों में आचार्य केशव का विशिष्ट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। रीतिकाल के इस कवि ने अनेक रचनाओं के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया है। आचार्य केशवदास को इंद्रजीत सिंह के यहां बहुत मान सम्मान मिला। और हम आपको यह भी बता दें कि केशवदास को ओरछा से बहुत लगाव था। केशवदास को ओरछा से बहुत लगाव भी रहा था और इनके जो पिता थे उनका नाम था काशीनाथ मिश्र। महाकवि केशवदास के पिता का नाम था काशीनाथ मिश्र और इनको ओरछा से बहुत लगाव था। और वैसे भी देखा जाए तो इनको इंद्रजीत सिंह के यहां बहुत मान सम्मान मिला था। महाकवि केशवदास के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो छात्रों, इनकी कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनसे हमें इनके जीवन के बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। इनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारियां कुछ इनकी रचनाओं में हमको मिल जाती हैं। अगर ऐसी रचनाओं की हम बात करें तो उनमें है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और आपके ये भी ले सकते हैं कि विज्ञान गीता। प्रमुखतः इन रचनाओं में केशवदास के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। वैसे देखा जाए तो केशवदास ने अनेक रचनाओं का सृजन किया है, लेकिन अगर इनकी प्रामाणिक रचनाओं की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, महत्वपूर्ण कृतियों में इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां थी अगर उनकी हम बात करें तो उनमें देखें तो उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कवि प्रिया हैं, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, आपके उनकी जो जहांगीर जस चंद्रिका है और रतन बावनी इनकी प्रारंभिक रचना है, विज्ञान गीता है आदि इनकी महत्वपूर्ण और प्रामाणिक कृतियां हैं। रामचंद्रिका इनका प्रबंध काव्य है। तो अच्छा, अगर देखा जाए तो केशवदास ने काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इनकी कवि प्रिया की बात करें तो कवि प्रिया में अलंकार से संबंधित विवेचन मिलता है और रसिक प्रिया में रस से संबंधित विवेचन मिलता है। कवि केशवदास की जो कवि प्रिया है उसमें अलंकार से संबंधित विवेचन हुआ है और रसिक प्रिया में रस से संबंधित विवेचन हुआ है। ये इनके काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। वो आचार्य केशव अलंकार को काव्य का प्रमुख या कहें कि मूल तत्व मानकर चलते थे। आचार्य केशवदास अलंकार को काव्य का प्रमुख या यूं कहें कि मूल तत्व मान करके चले थे। तो तात्पर्य यह है कि केशवदास ने काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की थी।
अब यहां एक तथ्य और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो रीतिकाल के जो कवि हैं या आचार्य केशवदास है, इनके पहले के जो कवि हैं, यानी कि रीतिकाल के पहले का जो काल था, जो समय था, हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो जो भक्ति काल के कवि थे, अगर हम उनकी बात करें तो यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या केशवदास से पहले काव्य शास्त्र से संबंधित जानकारियां उन कवियों को नहीं रही थी? यानी कि भक्ति काल के कवियों को क्या काव्य शास्त्र की जानकारियां नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। काव्य शास्त्र की जानकारियां, काव्य शास्त्र से संबंधित जानकारियां भक्तिकालीन कवियों को भी रही थी, लेकिन यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो रीतिकाल के पूर्व के जो भक्त कवि थे, वे भी शास्त्रज्ञ और काव्य कलाविद थे, लेकिन उन्होंने काव्य कला को साधन मात्र मानकर रचनाएं की थी। उन्होंने काव्य कला को साधन मात्र मानकर रचनाएं की थी। वो उसे काव्य कला को साधन मानते थे, साध्य नहीं मानते थे। कौन? भक्तिकालीन कवि। जबकि जो रीतिकालीन कवि है वो इसके विपरीत काव्य कला को साध्य मानकर चले। वो काव्य कला को साध्य मानकर चले। भक्त कवियों ने अलंकार आदि को साहित्य के रूप में काम में लिया है, स्वामी के रूप में नहीं। जबकि रीतिकाल में बिना रीति ग्रंथ लिखे कवि कर्म पूरा ही नहीं समझा जाता था। इसलिए भक्ति काल के बाद की जो रचनाएं हैं, यानी कि रीति काल में बिना रीति ग्रंथ लिखे कवि कर्म पूरा नहीं समझा जाता था। इसीलिए भक्ति काल के बाद की जो रचनाएं हैं उन्हें रीति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के बाद की जो रचनाएं हैं उन्हें रीति काल के नाम से जाना जाता है। यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कुछ भक्तिकालीन कवि समय विभाग के अनुसार भक्ति काल में भी पढ़ते हैं। कुछ रीतिकालीन कवि समय विभाग के कारण भक्ति काल में भी पढ़ते हैं। इनमें हम अगर देखें तो प्रमुखतः आचार्य केशव का नाम ले सकते हैं। क्योंकि केशवदास तुलसीदास के समकालीन थे और रामचंद्रिका की रचना कर रहे थे, लेकिन संस्कृत साहित्य के प्रभाववश वे अपने काल की हिंदी काव्य धारा से पृथक होकर चमत्कारवादी कवि हो गए। क्योंकि आपको यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केशवदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उनका जो ये पांडित्य है वो उनके साहित्य में भी हमको देखने को, उनकी रचनाओं में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये भले ही तुलसीदास के समकालीन थे, रामचंद्रिका की रचना कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि संस्कृत साहित्य के प्रभाववश वे अपने काल की हिंदी काव्य धारा से पृथक होकर चमत्कारवादी कवि हो गए और हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा आदि के आचार्य कहलाए। इनकी भाषा, इनकी रचनाओं की भाषा भी संस्कृत मिश्रित और साहित्यिक है। इनका काव्य में पांडित्य प्रदर्शन हुआ है, क्लिष्ट भाषा प्रयोग हुआ है, वाग विदग्धता इनके काव्य में देखी जा सकती है। वाग विदग्धता का जो पुट है वो इनके काव्य में देखा जा सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आचार्य केशवदास प्रसाद गुण शून्य होने के कारण कठिन काव्य की प्रेत कहलाए या इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। लेकिन छात्रों,
आचार्य केशव को हृदयहीन कवि कहना कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है, ये एक अलग विषय है, बहुत विस्तार का विषय है। लेकिन यहां हम संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इन्हें हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली, जिसके संपादक विजय बहादुर सिंह है, उसके भाग 4 के पृष्ठ संख्या 406 और 407 में ये स्पष्ट रूप से, पृष्ठ संख्या 407 में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि जिस कवि की रसिकता वृद्धावस्था तक बनी रहे, जिस कवि की रसिकता वृद्धावस्था तक बनी रहे, उसे हृदयहीन कहा भी कैसे जा सकता है? उसे हृदयहीन कवि कैसे कहा जा सकता है? हां, वे आगे ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे तो अपने समय की परिस्थिति द्वारा निर्मित हुए हैं और उनके प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। तो यह एक विवेचन का विषय है, एक मतलब ये कहें कि एक विचार विमर्श का विषय है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहना कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है। उन्हें हृदयहीन कवि कहना कहां तक उचित है उनमें, उनके काव्य में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उन्हें उनके काव्य में वाग विदग्धता का पुट देखा जा सकता है, प्रसाद गुण शून्य है और इसीलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कहा जाता है। लेकिन यहां यह तथ्य भी सामने आता है कि जिस कवि की रसिकता वृद्धावस्था तक बनी रहे, क्या वो हृदयहीन कवि हो सकता है? यह विचारणीय प्रश्न है। तो छात्रों, यहां पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भले ही इनको आचार्य केशवदास को ये काव्य शास्त्र के ग्रंथों का सृजन इन्होंने किया था, अलंकार को ये काव्य का प्रधान तत्व मान करके चले थे, इन्होंने संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट भाषा का प्रयोग भी किया था, इनमें प्रसाद गुण शून्यता देखी जा सकती है काव्य में, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली है, उसमें जो उसके जो संपादक है विजय बहादुर सिंह, वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि जिस कवि का हृदय या जिसकी रसिकता वृद्धावस्था तक बनी रहे, उस कवि को हृदयहीन कवि कैसे कहा जा सकता है? छात्रों, हम अगली कक्षा में केशवदास की जो व्याख्याएं हैं, केशवदास की जो रचनाएं हैं, तो उनकी हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित भी आएगा। तो साथ का साथ कवि के बारे में प्रकाश डालते हुए हम जो उनके जो संकलित जो रचनाएं हैं, संकलित रचनाओं के जो अंश हैं, उनकी व्याख्या भी हम करते हुए चलेंगे। अगली कक्षा में हम आचार्य केशवदास की जो रचनाएं हैं, जो रचनाओं के जो अंश आपकी इसमें संकलित हैं पाठ्यक्रम में, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।